रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम बुनियानुल मरसूस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से जो किरदार अदा किया गया वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया गया पूरी दुनिया की जानिब से, बल्कि उसको बहुत तारीफ़ की गई। हम देखते हैं कि जंगों में एयरफोर्स का किरदार काफ़ी अहम होता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फ़ौजी ट्रेनिंग के हवाले से भी काफ़ी मदद ली, और अब ये जो मुआहिदा हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एयरफोर्स के किरदार की वजह से भी, वैसे तो पूरी पाक फ़ौज का किरदार काबिल ज़िक्र है, लेकिन जो एयरफोर्स का किरदार रहा उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सऊदी अरब इस मुआहिदे की तरफ आया, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी फ़ौज को भी उन्होंने वो ट्रेनिंग देनी है जो पाकिस्तान के पास है इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया आयशा और जामी साहब, मुझे प्रोग्राम में लेने का। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, जो बुनियानुल मरसूस है ना, उसमें हम एयरफोर्स और आर्मी का जिक्र करते हैं क्योंकि उनके हाथों जो चीजें हुई हैं उनको हमने देखा है और सुना है। लेकिन हमारी नेवी ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया और अपने से कई गुना बड़ी नेवी को उसके अज़ाइम की तकमील से रोका और उसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो क्योंकि वो हमें सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, इसलिए शायद हम उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन ये हमारी तीनों आर्म फोर्सेस की एक सिनर्जेटिक एफर्ट थी, जिसकी वजह से बुनियानुल मरसूस में हमने जो कामयाबी हासिल की वो इसके बगैर मुमकिन नहीं थी। और ये पूरी दुनिया ने देखी है, क्योंकि हम 21वीं सदी में रहते हैं और इसमें हर चीज लाइव देखी जा रही होती है दुनिया के हर कॉर्नर में। तो लोगों को पता चला कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है। ये जो मुआहिदा जिसकी आप बात कर रही हैं, ये तो जाहिर बात है कि ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, इसके लिए पहले से काम हो रहा होगा। और सऊदी अरब को बेसिकली ज्यादा तशवीश जब हुई होगी यकीनन जब ये कतर पे इजराइल ने हमला किया। और आजकल की जो वॉरफेयर है, जितनी भी आप देखिए, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में हुई, रशिया यूक्रेन के बीच में, गजा में देखिए आप, इंडिया पाकिस्तान का जो मार्का हुआ उसमें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर डोमिनेंट रही, यानी कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, हवाई जहाज, इन सब का किरदार बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहा। बेशक जो जमीनी जंग है वो काफी देर में शुरू हुई, या बहरी जंग है वो जारी बात है कि स्टेलमेट में रही और उसके बाद कुछ इलाकों में शुरू हुई, ये जिन इलाकों की मैंने सबकी बात की है। तो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एयर डिफेंस, और जो एयर फोर्स होती है वो भी एयर डिफेंस का पार्ट होती है। तो पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बशमूल एयर फोर्स इसका भरपूर तरीके से मुजाहरा किया, बेहतरीन मुजाहरा किया, शानदार कामयाबियां हासिल। और इस वक्त जो सऊदी अरब ने कतर में, ईरान में, यमन में, लबनान में, इन मुल्कों में इजराइल की जारियत देखी है, तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के तौर पे ही देखी, यानी मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स और एयर फोर्स का इस्तेमाल देखा है। तो जाहिर बात है कि सऊदी अरब हमारी इस जो परफॉर्मेंस थी मई में इंडिया के खिलाफ, उससे जरूर मुतासिर हुआ होगा, सारी दुनिया मुतासिर है। तो सऊदी अरब की पहली कोशिश तो ये होगी कि उसका जो एयर डिफेंस सेटअप है उसको मजबूत किया जाए, ताकि उसको अगर किसी किस्म का थ्रेट है तो उस थ्रेट को एयर में ही न्यूट्रलाइज किया जाए। जो बात की जंग है, यानी जमीनी जंग है या बहरी जंग है, उसका तो जारी बात है कि बाद में वक्त आता है, लेकिन सबसे पहले फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट एयर डिफेंस की होती है। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर पिछले साल इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, और उसने उस हमले में सिर्फ एक काम किया था, उसने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नकारा बनाया था। और उसने ये मैसेज दिया था कि अब आपका क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है उतना इफेक्टिव जितना था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो अपनी मर्जी से जहां चाहूंगा अटैक कर सकूंगा। और फिर जब इस साल ईरान और इजराइल की जंग हुई, उसमें हमने देखा कि इजराइल के जहाज एयरफोर्स के गए और उन्होंने जाके ईरान के मुख्तलिफ कोनों में अटैक किया। तो एयर डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और आजकल के जमाने में वो बहुत, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता आपने शाह साहब उठाया। शाह साहब, ये जो बात कर रहे थे मालिक साहब, उसका आगाज आपने किया था कि यहाँ पे कतर में अल अदीद नामी सबसे बड़ी एयर बेस भी है अमेरिका की, और फिर उनका 2030 तक कतर ने कुछ 40 अरब का मजीद असलहा और मजीद दिफाई ज़रूरियात अमेरिका से पूरी करनी थी। वो सफिशेंट साबित क्यों नहीं हुआ सब कुछ? देखिए जामी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका थ्रेट परसेप्शन क्या है। जी,
अगर आप अपने दोस्त ममालिक से या ऐसे ममालिक से जिनको आप न्यूट्रल समझते हैं और समझते हैं कि यहाँ से थ्रेट नहीं आएगा, तो आप अपना वेपन सिस्टम उनकी तरफ लगाते ही नहीं है। आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटजी में अगर उनकी तरफ से थ्रेट नहीं है तो आप फिर उसमें उसको शामिल नहीं करते और आप थ्रेट का डायरेक्शन वो रखते हैं, अपने वेपन सिस्टम्स का डायरेक्शन वो रखते हैं जहां से आपको थ्रेट होता है। देखिए, पिछले साल से कबल या 2 साल ले लीजिए आप, उससे कबल पूरे मिडिल ईस्ट का एक थ्रेट परसेप्शन था। और मेरा ख्याल है कि मैं अगर इसमें नाम ले लूं ईरान का तो ये कोई बुराई नहीं होगी। अब तो पूरे मिडिल ईस्ट का एक थ्रेट परसेप्शन हो गया है बशमूल ईरान, और वो है इजराइल। लेकिन इससे पहले जब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात या यूएई और ईरान के ताल्लुकात या बहरीन और ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, तो थ्रेट परसेप्शन इस तरफ था, तो इन्होंने अपना सारा वेपन सिस्टम जो भी लिया वो इसके लिए लिया था। लेकिन अब क्योंकि जब वहां से इजराइल से थ्रेट परसीव ही नहीं किया जा रहा था और कतर तो एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, जिसमें अमेरिका भी उसका हलीफ था, इजराइल भी उसका हलीफ था, और वो इस जंग को खत्म कराने के लिए ये किरदार अदा कर रहा था, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा कि इजराइल की तरफ से मुझ पर ऐसा अटैक किया जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या उसके बाकी वेपन सिस्टम्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इजराइल की तरफ उनका रुख होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब थ्रेट परसेप्शन तमाम मिडिल ईस्ट का चेंज हो गया है। और ये जो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, ये इसकी एक मिसाल है। ये इसका एक एविडेंस है कि अब उनका थ्रेट परसेप्शन किसी और तरफ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सबसे काबिल कदर दोस्त की तरफ देखा है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है कि हमने दोनों एक दूसरे की मदद करें। तो अब मुझे लगता है कि सऊदी अरब के बाद शायद और ममालिक भी होंगे जो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से या और ऐसे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, जिनकी तरफ से कोई अच्छी गारंटी मिल सकती है डिफेंस की, जिनकी काबिलियत है, जिनकी सलाहियत है, तो उनके साथ मिलकर काम। मैं जो सवाल कर रही थी कि ये किस किस्म का नाखुश होना था अमेरिका का, कि पहले अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया कि हम हमला कर रहे हैं, उसके बाद जो कि अमेरिका का इत्तेहादी कतर मुल्क है उस पर हमला किया गया, तो इसका मतलब तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस पर रजामंद था। इजराइल ने अमेरिका का बड़ा नुकसान कर दिया है। वो नुकसान इस तरह से कर दिया है कि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तकरीबन 26% उसके इकोनॉमी में ऐड करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और इसका जो ज्यादातर वेपन सिस्टम्स है वो मिडिल ईस्ट पे बिका करता था। अच्छा, मिडिल ईस्ट में ये वेपन सिस्टम बिका करता था बिकॉज ईरान को थ्रेट बनाया हुआ था, और जब से चाइना और सऊदी अरब ने ईरान का और चाइना ने सऊदी अरब और ईरान का रेप्रोशमा करवाया, उसके बाद से हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। लेकिन जब से गजा की वॉर शुरू हुई है, उसके बाद से ये सारे मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक बशमूल ईरान, ये सब एक पेज पर आ गए। और फिर जब ईरान पे हमला किया इजराइल ने, तो आपने देखा होगा कि कितनी सख्त कंडेमनेशन की थी सऊदी अरब ने भी और बाकी ममालिक ने भी। अब जब कतर पे हमला हुआ है, तो इन तमाम मुल्कों का जो थ्रेट परसेप्शन है, जैसे मैंने पहले बात की थी, वो बिल्कुल इजराइल ने चेंज कर दिया है और अपनी तरफ कर लिया है। तो अब क्योंकि इनका थ्रेट परसेप्शन इजराइल की तरफ हो गया है, तो अमेरिका के लिए ये मजबूरी बन गई है कि उसका वो अपना वेपन सिस्टम्स तो अब इन मुल्कों को नहीं बेचेगा, क्योंकि वो तो इजराइल के खिलाफ यूज होना है। तो अब रास्ता खुल गया है चाइना के लिए, और चाइनीज टेक्नोलॉजी का जो मुजाहिरा था भरपूर किस्म का, वो पाकिस्तान ने किया मार्का हक में, बुनियानुल मरसूस में, मई 2025 में इंडिया के खिलाफ। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज वेपन सिस्टम और चाइनीज पॉलिटिकल इंग्रेस अब मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से शायद अमेरिका को खफगी है और अमेरिका को परेशानी भी होनी चाहिए। लेकिन मार्को रूबियो का जो अभी हालिया दौरा इसराइल है, उसको फिर आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका का नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ इसराइल के साथ ताल्लुकात को फिर से मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, अमेरिका की मजबूरी ये है कि वहां पे जो यहूदी लॉबी है उसने अमेरिका के पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है। जब 1970 की दिहाई में या 60 की दिहाई में यहाँ से माइग्रेशंस हुई थी, तो ज़्यादातर लोग अमेरिका गए और फिर उन्होंने वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्सा लिया। और आज जो अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी पे खड़ा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी की जो रूट्स हैं वो सारी यहूदियों के हाथ में है, उनकी इकोनॉमी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम है,
आज मैं बयान पढ़ रहा था इजराइल की तरफ से, उन्होंने कहा कि जितने भी सेल फोन्स दुनिया में यूज हो रहे हैं उसमें इजरायली टेक्नोलॉजी जी है। बिल्कुल कहा। तो ठीक। इसी तरह अमेरिका में तमाम सिस्टम्स की जड़ें इजरायलियों के और यहूदियों के हाथों में हैं, जो कि मजबूर करती हैं अमेरिका को उनका साथ देने के लिए। अब अमेरिका कहाँ तक जा सकता है या जाएगा उनका साथ देने ठीक।